अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कलअदम करार देके उनसे बल्ले का निशान ले लिया है। इससे पहले जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन पिछले साल हुए थे उसको भी कलअदम करार दिया था और 20 दिन की मोहलत दी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए और पीटीआई ने वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए जिसमें गौहर अली खान पीटीआई के चेयरमैन बने। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अपने पुराने मेंबर्स ने एतराज उठाए थे और इलेक्शन कमीशन ने कल उनके हक में फैसला दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि पीटीआई अपने इंतखाबात आइन के मुताबिक कराने में नाकाम रही और जो हिदायत हमने उनको दी थी उसके मुताबिक इंतखाबात नहीं करवाए गए। इस पर हम बात करेंगे क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही शिकवा कर रही थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड उनको नहीं मिल रही। इस हवाले से कल सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक पिटीशन दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अहकाम जारी किए थे कि वो तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दे और तहरीक इंसाफ के एतराज़ात भी दूर करे। और कल ही मुलाकात हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर्स की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वफ्द से और उन्होंने कहा जब मीडिया से गुफ्तगू की कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमें यकीन दहानी करवाई है कि हमारे जो शिकवे हैं उनका अजाला किया जाएगा। लेकिन फिर कुछ ही देर बाद कल रात को यह फैसला आया कि जो इंतखाबात हैं इंट्रा पार्टी इंतखाबात पीटीआई के उनको इलेक्शन कमीशन ने कलअदम करार दे दिया। आगे क्या सियासी सूरत हाल बनती नजर आ रही है इस पर आज हम तफसील से बात करेंगे, जिसके लिए हमें सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार रऊफ़ क्लासरा साहब ने ज्वाइन किया है, हमें आरफा नूर साहबा ने ज्वाइन किया है और लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद मालिक। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले रऊफ़ क्लासरा साहब, क्योंकि आप मेरे करीब बैठे हुए तो ज़रा बताइएगा कि पीटीआई जो पहले ही शिकवा कर रही थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, कल का फैसला इंतखाबात में कितना नुकसान पहुंचा सकता है तहरीक इंसाफ को? मेरा ख्याल है ये कोई इतना बड़ा गैर मुतवक्किल फैसला नहीं है। मैं ज़रा कोट कर दूँ रादर दैन खुद से आने बनने के कि मुझे याद है ये फैसल वाडा साहब जो हैं वो दो तीन दफ़ा वो ये बात एक महीना पहले कह चुके, हमारे शो में आए थे मुझे याद है, तो उन्होंने शो में बात की थी, उन्होंने कहा बल्ले का निशान नहीं होगा इलेक्शन में। सो ये कोई आज की बात नहीं है। ऑलरेडी जो फैसल वाडा साहब ने इस तरह की प्रेडिक्शन जो है, क्योंकि उनको एस्टेब्लिशमेंट के बड़ा करीब समझा जाता है, नो हाउ जो उनकी ज़्यादा है और अंदर की खबरें पिछले 2-3 सालों से मेरा ख्याल है वो जो कुछ कहते रहे हैं वाडा साहब तो मोस्टली वो ठीक ही निकलते हैं। पता करना होता है तो उनको ही को शो पे बुलाया बिल्कुल उन्हीं को बुलाया जाता है पहले। व्हाट इज द थिंकिंग राइट नाउ? और आपको याद की फाल की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, इससे पहले हमने देखा शेख रशीद साहब अपने आप को वो बड़े करीब थे, वो इस तरह की पेशीन गोया करते थे। इससे पहले पीर पगाड़ा साहब थे जनरल जियाद साहब के दौर में या बाद में एस्टेब्लिशमेंट के। तो आजकल फैसल वाडा साहब का ये समझा जाता है कि उनको ज़्यादा इन खबरों की नो हाउ होती है। सो ये तो पहले से पता था मेरे लिए या किसी, मेरा ख्याल हम जितने भी लोग बैठे हैं किसी के लिए ये कोई गैर मुतवक्किल फैसला नहीं। शुक्र एक और बात का करें कि मुझे कोई थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये भी सोचा जा रहा था कि इनको बल्ले का निशान लेकर इनको घड़ी का निशान दे दिया जाए, कि इनको घड़ी दीजिए। आपको पता है कि खान साहब को तोशा ये खाना केस स्कैंडल था, ऑलरेडी घड़ियाँ बेचने का जो MPS की उनको मिली थी उस पर एक उनको सज़ा भी हो चुकी है। उस पर आपको पता है अपोजिशन ने उन तमाम लोगों ने उन पर अटैक्स भी किए थे। सो ये भी किसी स्टेज पर था कि इनको बल्ला ले कि इनको घड़ी दी जाए और इनके मुखालफिन के लिए बेहतरीन एक क्रिटिसिज्म होगी कि जनाब ये घड़ियाँ बेच के इस वक्त वो ट्रेड ऑफ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, घड़ी ले लेते हैं, बजाय इसके कि अब हर उनका कैंडिडेट जो है वो आज़ाद हैसियत में एक मुख्तलिफ निशान पे इलेक्शन लड़ेगा। ये मेरा ख्याल मकसद यही था। अदरवाइज किसी स्टेज पे जो प्लानिंग थी कि इनको घड़ी कितना डैमेजिंग होगा आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होगा, स्पेशली अगर इनको अदालतों ने रिलीफ ना दिया। और मेरा ख्याल है कि ये यकीनी तौर पर अदालतों में जाएंगे, चैलेंज करेंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट करें या बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाएं, तो ये कोशिश करेंगे देहातों के हद तक, क्योंकि मैं खुद वहाँ देहात से रूरल ये बैकग्राउंड से मैंने वहाँ इलेक्शन देखे, मोस्टली आपकी सीट्स जो हैं वो सारी रूरल एरियाज़ में है। इनको वहाँ पे इनको प्रॉब्लम आएंगे और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आएगा वो आएगा वुमेन वोटर पे। अगर हो सकता है नौजवान वोटर है यहाँ पे एक आप कह रहे हैं 1 करोड़ से ज़्यादा नौजवान वोटर इसमें एंटर हुए, वो तो चलें टिकटॉक पे ये ट्विटर सोशल मीडिया से उसको पता चल जाएगा। लेकिन उसको हर हल्के में देखना पड़ेगा कि पीटीआई का, क्योंकि एक हल्के में कभी कभी तो 8, 10, 15 लोग होते हैं जो आज़ाद लड़े, इतने ज़्यादा भी होते हैं। और प्लस जो मेन इनको मेरा ख्याल थ्रेट आएगा, चैलेंज आएगा पीटीआई के लिए अगर इनको इनका निशान वापस नहीं मिलता, वो इनको खवातीन का वोट होगा। क्योंकि देहातों में मैंने देखा है कि खवातीन के लिए पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग डे वाले ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो डिफरेंट जाके ढूंढें, उनको जितना भी बताएं, ये मैंने खुद देखी हुई चीज़ें, उनके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। सो इट्स ए बिग ब्लो खान साहब की, बिग ब्लो फॉर। लेकिन मेरा ख्याल है जो हालात इस वक्त चल रहे थे उनमें कोई इतना बड़ा गैर मुतवक्किल फैसला नहीं है ये। सही है। आरफा, आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? क्योंकि पहले मुझे जो मैंने हेडलाइंस भी देखी, बात इस तरह की जाती थी कि तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान नहीं मिलेगा, तो सेंस ये होती थी शायद कोई और निशान मिलेगा। लेकिन आई थिंक अगर आप लॉ पढ़ें तो बड़ा क्लियर है कि अगर निशान नहीं मिलता तो फिर वो पार्टी की हैसियत से इलेक्शन नहीं लड़ती, यानी कि आपके जितने भी कैंडिडेट्स होंगे वो आज़ाद हैसियत में लड़ेंगे। आपके ख्याल में ये कितना मुश्किल होगा तहरीक इंसाफ के लिए? बिल्कुल शहजाद साहब, शुक्रिया। जैसे आप और रऊफ़ क्लासरा साहब बात कर रहे थे कि बहुत मुश्किल होगा, बट देखें वही वाली बात कि हाउ अनएक्सपेक्टेड वाज इट। मेरे ख्याल में कल जब ये फैसला आने की तवक्को थी
तो हम में से किसी से भी आप पूछ लेते, सब कहते कि यही चांसेस हैं कि जी उनसे बल्ले का निशान भी ले लिया जाएगा। ये एक ऐसा इलेक्शन है जिसमें मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कम ही कोई अच्छी खबरें आएंगी, मसले ही बढ़ते रहेंगे। देखिए ना, अभी तक उनके पास अगर निशान था तो कितने कैंडिडेट्स थे जो अपने कागजात जमा करवा चुके हैं, उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। मतलब कि लोग वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और गुज़िश्ता रोज़ जो सुप्रीम कोर्ट में भी प्रोसीडिंग हुई थी, उसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जिक्र किया इस बात का कि वो जा रहे हैं तो कोई अरेस्ट हो जाता है, तो किसी के कागज़ उससे छीन लिए जाते हैं। इल्ज़ामात हैं, पर उनका अगर ये इल्ज़ामात हैं, हम उन पे क्यों यकीन करने को तैयार हैं? हम उनके ऊपर इसलिए यकीन करने को तैयार हैं क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इस वक्त एक मुश्किल वक्त है। तो उसके अंदर ना निशान रहेगा, ना कैंडिडेट्स जो है सामने आ सकेंगे, जो अंडरग्राउंड है वो पता नहीं कैसे कागजात जमा करवाएंगे। तो आई डोंट थिंक इट वाज अनएक्सपेक्टेड। और मुश्किलात अब मालूम नहीं आगे और कितनी आनी है, आसान तो नहीं है। नीदर इज दिस गोइंग टू बी द एंड। ये तो अभी कहानी चलेगी। इलेक्शन से पहले माहौल बन रहा था, बहुत सारे लोगों का ये तज्जिया था कि हो सकता है पार्टी पॉपुलर हो, खासतौर पे जो शहरी इलाके हैं वहां पर, लेकिन पॉपुलर वोट काफी नहीं होता। एक तो आपको पावर पॉलिटिक्स के भी करीब होना होता है, और दूसरा आप बाकायदा एक प्रोसेस है इलेक्शन का, एक मैकेनिज्म है, एक साइंस है, वो जो कैंपेन का सिलसिला है, वोटर्स को पोलिंग बूथ तक लाने का मामला है, उस पर शायद तहरीक इंसाफ को ज्यादा रूम ना मिले, ये उनको अपॉर्चुनिटी ना मिले। लेकिन फिर भी कुछ लोग ये थे कि शायद आउटसाइड चांस है कि बहुत सारे लोग निकल आए वोट दे दें। लेकिन अब ये जो फैसला है, आपके ख्याल में इसके बाद कोई अगर थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि तहरीक इंसाफ शायद कोई बहुत ज्यादा सीटें ले जाए, वो भी अब खत्म हो गई है? देखिए, मेरे ख्याल में ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, और ये इसलिए दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं क्योंकि अभी भी इलेक्शंस में दिन रखे हैं, ये कोर्ट भी जाएंगे, कन्फ्यूजन बहुत होगी इलेक्शंस के ऊपर, जो इल्ज़ामात होंगे फेयरनेस के हवाले से वो भी रहेंगे। मगर अभी भी इलेक्शन डे पे क्या माहौल होता है, क्या नहीं होता, ये मेरे ख्याल में सवाल इसलिए भी रहेगा क्योंकि देखें पिछले दिनों में भी जब इनके पास बल्ले का निशान था तो पीएमएलएन से जब आप बात करते थे तो वो क्या कहते थे? वो कहते थे कि जी शहरी इलाकों में तो हमारी पोजीशन बहुत कमज़ोर है, देहाती इलाके जो रूरल एरियाज हैं जिनका क्लासर साहब ने भी जिक्र किया, वहाँ वी आर स्ट्रॉन्ग, कैंडिडेट्स गायब हो गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मसले बहुत हैं, वहाँ इलेक्शन डे साइंस का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है। शहर में अब उम्मीद ये है या एक्सपेक्टेशन ये है कि लोग खुद आ जाएंगे वोट करने। तो वो अगर सिचुएशन है, और अगर वहाँ हम बात करें कि अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खड़े हो जाते हैं, उनके पेपर्स उनसे नहीं छीने जाते, वो पहुँच जाते हैं, वो कंटेस्ट कर लेते हैं, तो फिर भी ये मसला रहेगा। सो आई डोंट थिंक क्या हम ये कह सकते हैं कि अब जो कुछ लोगों के लिए बहुत परेशानी की बात है, वो सब परेशानियां जो है ना, अब वो अच्छी नींद सोच सकेंगे अगले महीना डेढ़, दे स्टिल हैव समथिंग टू वरी अबाउट। साहब, दोनों पैनलिस्ट का कहना है कि अनएक्सपेक्टेड तो नहीं था फैसला, द राइटिंग वाज ऑन द वॉल, बट गैर मामूली फैसला तो है। इनफैक्ट जो पहला इलेक्शन इंट्रा पार्टी जिसको पहले नल एंड वॉइड करार दिया इलेक्शन कमीशन ने, उस पर उसके बाद भी बड़ी तनकीद हुई ईसीपी पे कि किसी और पार्टी के इंट्रा पोल्स को इस तरह स्क्रूटनी नहीं की उन्होंने, किसी और पार्टी के इलेक्शंस को कभी कलअदम नहीं करार दिया, चाहे वो छोटी पार्टी हो बड़ी पार्टी हो। तो उस वक्त तनकीद हुई जब पहला फैसला आया। अब इलेक्शन कमीशन ने दूसरी मरतबा यह फैसला दे दिया कि आपके इलेक्शंस जो है वो मंजूर नहीं है हमें। क्यों किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने? आपके ख्याल में क्या कानूनी नुकात इतने स्ट्रांग थे जिसकी बुनियाद पर यह फैसला आया? मेरा तो ख्याल है इस फैसले के 2-3 इम्प्लीकेशंस हैं। जो दिन के पहले हाफ में जुडिशियल रिलीफ मिला, उसका जवाब प्लानर्स ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रीफ दे के दिया, और उसको हमने देखा कि एक तो हमें जो चीज़ें हुई हैं जुमे को, उससे नज़र आ गया कि जो भी प्लानर हैं व्हाटएवर, वो और सुप्रीम कोर्ट, ये दो मुख्तलिफ, दे आर एट ऑड्स विद ईच अदर, और ये कॉन्फ्लिक्ट आपको आगे और तेज़ होता हुआ नज़र आएगा। सेकेंड एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई जब लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात हुई केस में, तो बड़ा स्पेसिफिक पीटीआई के लॉयर्स ने कहा कि देखिए ये जो हमारे बंदे हैं उनको पकड़ लेते हैं और एमपीओ के तहत, तो उन्होंने कहा कि एमपीओ के तहत नहीं पकड़ना होगा, अगर हुआ तो हम ऑर्डर भी पास कर देंगे। खैर वो ऑर्डर उसका आया तो नहीं, लेकिन एक बड़ी स्पेसिफिक रिलीफ है जो बड़ी मैटर करती है, और जो हो भी रहा है, बहुत से लोग उठ भी रहे हैं। कागज़ तो बाद में उठ रहे हैं, जब कागज़ फाइल होंगे आप देखेंगे बहुत से लोग भी उठेंगे। तो अगर वो स्पेसिफिक रिलीफ मिलती है, वो भी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट थी। फिर हमने ये जवाब देखा। अब इसके दो जाविये हैं। एक तो ये है कि ये एक पैनिक भी शो करता है। पहले ये तासुब दिया जा रहा था कि इट्स गिवन थिंग, आएंगे, सब चीज़ें लग गई हैं, पत्ते लग गए हैं, सब चीज़ें तय हो गई हैं।
मियाँ साहब आएंगे, चौथी बारी वज़ीर सेलिंग, बाद में कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी और शायद थोड़ी बहुत प्रेजेंस हो पीटीआई की। वो अब फिर हमने आपके प्रोग्राम में बात की, अपने प्रोग्राम में भी हम डिस्कस करते रहे कि बड़ी बहस रही इस्लामाबाद में कि पीटीआई को अलाउ करना चाहिए, क्या 30-35 सीटें दे के एक लेजिटिमेट ऑपोजिशन आए। फिर ये खतरा हुआ कि ये ना हो कि 30 देते देते सीटें पता लगे 80-90 सीट्स आ गई हैं। फिर ये एक एक्सट्रीम मेजर था। देखिए बिल्कुल मुश्किलात के लिए इजाफा होगा, बड़ी कंफ्यूजन होगी। कुछ चीज़ें रऊफ ने पॉइंट आउट की जो प्रैक्टिकल रूरल एरियाज की हैं, लेकिन मेरी बहुत सीनियर लोगों से जब बात हो रही थी पीटीआई के, अब भी कुछ उनमें से हाइडिंग में है, उनका ख्याल ये है कि उनकी लीड इतनी ज़्यादा है फ्रॉम अदर पीपल कि उनके ख्याल में 4-5% वोट इम्पैक्ट होगा इसका, और ये जो डिस्टर्बेंस होगी वो उसकी वजह से वो एक ब्रिजेबल गैप है। क्योंकि अब जो होगा पोस्टर्स निकलेंगे वो यही होगा, बल्ले का हमायत याफ्ता फुटबॉल, बल्ले की हमायत याफ्ता लालटेन, जो भी उसका इंतखाबी निशान होगा। और द वे सोशल मीडिया है, ये तो सबको पता लग जाएगा कि कौन पीटीआई का हमायत याफ्ता उम्मीदवार है। और वो तो एक हल्के से 3 लोग खड़े हो गए, 3 लोगों ने पोस्टर बना लिए, बल्ले का हमायत फुटबॉल आ गया, एक कोई और आ गया, टेनिस रैकेट आ गया, फिर क्या करेंगे? हल्के में पता होता कौन सा पीटीआई का, बिकॉज दूसरों की जिस तरह ट्रीटमेंट होगी वो उसकी ट्रीटमेंट नहीं होगी। अगर किसी को शक होगा तो वो उसको पता लग जाएगा कितने लोग गुमशुदा हैं। आई थिंक पीपल विल नो। जो मुझे खतरा नजर आता है, जो पीटीआई के लिए ज्यादा खतरनाक है, कि अगर ड्यूरिंग दिस टाइम इमरान खान को सजा हो जाती है, ये पार्टी इसी तरह डिफरेंट सिंबल्स पे लड़ रही है, टर्नआउट कितना इम्पैक्ट होगा? क्या लोग गिव अप करके बैठ जाएंगे? क्या लोग निकलेंगे या आएंगे? खाली कैंडिडेट्स की बात नहीं हो रही। देखिए एक हवा भी बनती है, एक मायूसी की फिजा भी बनती है। हमारे में तो पंजाब खास तौर पे एक जो हम कहते हैं जी हवा, बैनर्स की बड़ी हवा है, और जी जीत गया। जो अगर ये लोग पहले कन्विंस हो जाए जी जो मर्जी कर लें, रऊफ पे नहीं जीतना, तो रऊफ के साथ वो दोस्त भी नहीं आएंगे कि यार क्या छोड़ो लाइन में लगना। सो ये फिजा बनाई जा रही है। लेकिन इस एक्शन ने, बल्ले को निकालने के एक्शन ने एक्चुअली एक पैनिक शो किया है। और जब आप इसको कंपेयर करते हैं जो पीएमएलएन में हो रहा है, पहली बार मियां साहब बैठ के कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज और चीजें फाइनल कर रहे हैं, आज तक नहीं किया था। मैं चाहूंगा इस पे जरा दूसरों का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले। क्लासरा साहब, ये पैनिक है आपके ख्याल में? क्योंकि नवाज शरीफ आ गए, बड़ा जलसा हुआ, इस्तकबाल हुआ, वो समझते हैं कि वो 2013 की तरह सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो ये बल्ले का निशान को ही आउट करना ऑब्वियसली इट विल मेक इलेक्शंस कंट्रोवर्शियल। लेकिन क्या ये पैनिक कितना है जिस वजह से ये? अच्छा, पैनिक की अगर मैं डेफिनेशन में ठीक समझे, मेरे 2 एडिटर्स बैठे मालिक साहब के नीचे, मैंने न्यूज़ में बड़े अरसा मेरे एडिटर हैं, वन ऑफ द बेस्ट एडिटर्स आरफा बैठी हैं, ये बहुत बड़ी ये डान के एडिटर रही हैं। पैनिक ये होते पता नहीं आप किस बड़े पे इशारा कर रहे हैं, नंबर पे कर रहे हैं, साइज पे कर रहे हैं। क्लासरा साहब ऐसे आप अंडरमाइन ऐसे ना करें, शरारत मत करें। आपकी कॉम्पिटेंसी पे पूरे उसके रिस्पेक्ट के साथ जो बहुत मालिक साहब को आप ऑफ कोर्स, मालिक साहब तो मेरे डायरेक्ट एडिटर हैं न्यूज़ में, मैंने इनके नीचे काम किया, सीखा इनसे। पैनिक होते अचानक कोई चीज़ हो जाए, मतलब हम बैठे हैं ना, कोई खुदा ना खासा कोई आके कोई एंटर हो, कोई ऐसी बात कहे कि भागो यार इस बिल्डिंग से कुछ होने वाला है, तो ये पैनिक वाली सिचुएशन वो होती है। ये पैनिक नहीं था, ये जो कुछ हो रहा है ये बाकायदा एक आपके डिसीजंस हैं, आपके फुल आपने थॉट आउट एक स्ट्रेटजी है, सेशंस हैं, और पूरे 2 साल लगा के आपने सोचा है। और इसलिए पैनिक नहीं है कि जब मैं फैसल वाडा साहब की ये बात कह रहा हूँ कि 1 महीना पहले अगर फैसल वाडा साहब को पता था कि बल्ले का निशान नहीं होगा, तो इट्स नॉट पार्ट ऑफ द प्लान, तो इट वाज पार्ट ऑफ द प्लान। अब हम कहें कि पैनिक है और अचानक इनको गुस्सा आ गया है कि अब क्योंकि वहाँ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया साइफर पे, तो शाम को हमने ये बम फोड़ देना, मेरा नहीं ख्याल, लेकिन ऑब्वियसली मेरा ये व्यू है, ये पहले की स्ट्रेटजी है कि स्टेप बाई स्टेप वो चल रहे हैं। उन्होंने बकायदा था, जो भी लोग हैं, जो भी इदारे बैठे हुए, लेकिन ये तो सोच होती होगी ना कि इस इकदाम से ये इलेक्शन कितने कंट्रोवर्शियल होंगे, क्या एक्सेप्टेबल होंगे भी या नहीं होंगे? इस चीज की परवाह नहीं है। ये परवाह एक बंदे को करनी चाहिए थी जो नहीं कर रहा। अब ये परवाह इदारों को नहीं है कि कंट्रोवर्शियल होंगे, माने जाएंगे, नहीं माने जाएंगे। उनको एक टारगेट है, उनके पास असाइनमेंट है, प्रोजेक्ट है, यू हैव टू एग्जीक्यूट इट। ऑर्डर आते हैं, आपने एग्जीक्यूट करने, क्वेश्चन, उनका मसला नहीं है। अब ये मसला किसका है? मसला नवाज शरीफ साहब का है।
आपने अगर वज़ीर आज़म बनने चौथी दफ़ा और आपके पास आपके मुखालफों के हाथ पाँव बांध के पत्थर के साथ दरिया में फेंक दिया गया है, उनको कहा गया कि तुम तैर के दिखाओ, और इनको कश्ती दे दी कि चप्पू के साथ वो 3-4 बड़े उसमें आप कैसे हट्टे कट्टे बैठे जो चप्पू चला के लेके जा रहे हैं, फिर कहीं मुकाबला करें, तैरने का तो नहीं होगा। अब इनकी जो कंट्रोवर्सी शुरू होगी, जो प्रॉब्लम शुरू होगा, जिसको फेस करना पड़ेगा मेरा ख्याल है वो नवाज शरीफ साहब या नवाज लीग को करना पड़ेगा कि कल आप आते हैं प्राइम मिनिस्टर बनते इन हालात के साथ, तो आपकी एक जो हाई मॉरल ग्राउंड होती है, आपकी लेजिटिमेसी क्या होगी, आप कितने पावरफुल होंगे। जो लोग आपको ला रहे हैं इन तरीकों से, सामना इमरान खान को रहा है अपने 3.5 साल में, अगर उनको रहा है, वो काने होकर आए थे, उनसे काने होकर आए थे ना, फिर उसके बाद खड़े होने की कोशिश को उठा के बैर फेंका। आपने वही रूट लिया है, काने होकर आप भी आना चाहते हैं, तो आपकी कितनी लेजिटिमेसी होगी, पार्लियामेंट की कितनी औकात होगी, आपकी कैबिनेट की। और आपके बारे में जो कहा जाता है सुप्रीमेसी ऑफ, उसकी बात कर, सिविलियन की बात करते हैं, वोट को इज्जत दो, जमहूरियत है, बला बला, तो क्या ये सारी चीजें आप आके इंप्लीमेंटेशन करवा सकेंगे उन लोगों के आगे जिन्होंने आपको इस तरीके से जितवाया है? तो मेरा ये ख्याल है कि ये मसला इदारों के लिए नहीं है, उनको कोई मसला नहीं है, मसला नवाज शरीफ साहब के लिए, पीएम नवाज के लिए, इनके क्रेडेंशियल्स के लिए, इनकी लेजिटिमेसी के लिए, इनकी पार्लियामेंट के लिए, इनकी गवर्नेंस के लिए। सो उनको समझना चाहिए कि ये जो कुछ हो रहा है और चुप करके बैठे हो, किसी को उठा लो, कागज छीन लो, उनके घर में घुस जाओ, बच्चों को पकड़ लो और उनको डरा डरू के करा लो, और इस वक्त नवाज लीग पूरी चुप है। क्यों? कि जो 2018 में इमरान खान साहब ने करवाया था, इमरान खान साहब और आपके दरमियान एक बड़ा गैप था, एक मतलब आप ऑलरेडी 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बन चुके हैं, 40 साल से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप अगर अपने आप को मैच कर रहे हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड वही चाहिए 2018 वाला जैसे हमारे साथ हुआ था, और उसी तरह करके दिया जाए, तो मेरे ख्याल में, माई व्यू, द लूजर इज नवाज शरीफ साहब और इनकी पार्टी। दे आर नॉट द विक्टर, इवन इफ दे विन द इलेक्शन, तो ये विक्टर नहीं होंगे, ये लूजर के तौर पर आएंगे। सो इन्हें अभी भी बैठ के चीज़ों को थोड़ी सी कोई नॉर्मल से, थोड़ा सा ड्रामा, थोड़ी सी एक्टिंग, चलो जी कोई 8, 10, 15, 20, 40 लोग जो हैं उनको पार्लियामेंट में आने दें, जैसे 2002 में इनको आने दिया था जनाब मुशर्रफ ने, इनको 18-20 सीटें दी थी, या आपको याद होगा बेनज़ीर भुट्टो साहब को 1997 में 18-19 सीटें उनको मिल जाएंगी। थोड़ा सा एक्टिंग ड्रामा होना चाहिए ना, आप तो ड्रामा भी नहीं होने दे रहे, एक सीट भी नहीं है पीटीआई की। आप समझते हैं कि इस तरह इंतखाबात की लेजिटिमेसी होगी? और दूसरा, जैसे मालिक साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि अगर वोटर मायूस होकर घर बैठ गया तो फिर तो यू आर डन एंड डस्टेड। और इस वक्त 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पीटीआई का वोटर क्या चाहेगा? इमरान खान जेल से बाहर हो, वो नामुमकिन नजर आता है। वो चाहेगा वो इंतखाबात लड़े और प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हो, वो नामुमकिन नजर आता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद। तीसरा, बल्ले का निशान। तो पीटीआई के वोटर के पास अब क्या मोटिवेशन रह गई है जब उसको पता है कि इस पर क्या माहौल है? देखिए, ये अगर इतनी अश्योरेंस होती ना कि पीटीआई का वोटर जो है वो डीमोरलाइज हो गया है, तो फिर हम इतने शायद सख्त इकदाम ना देखते। और उसके अंदर मैं क्लासरा साहब से इस बात पे इख्तलाफ नहीं कर रही कि ये प्लान था कि ये सब कुछ करना है, या मगर ये इतना सख्त अगर प्लान बनाया हुआ था पहले दिन से, तो दैट इन इटसेल्फ शोज ना कि कितनी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हम कह सकते हैं उसको। और मैं क्या कहूँ, बिकॉज हमारे, हाँ जी बिल्कुल, मालिक साहब का जो लफ्ज़ है, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ जैसे हम हर वक्त हर शो में हर वक्त कहते रहते हैं कि पाकिस्तान में कौन सा फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुआ है, मगर एक लेजिटिमेसी के साथ हमेशा रहते हैं। और उस लेजिटिमेसी सिर्फ इलेक्शन की नहीं होती, वो उन सब जमातों की भी होती है जो उसमें हिस्सा लेते हैं, और जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनकी भी होती है। 2018 में वो लेजिटिमेसी में सवाल था, और पहले दिन से इमरान खान को असेंबली चलाने में मुश्किल थी। वो सवाल था, वो अब सवालात बढ़ते चले जा रहे हैं। देखें, अगर आप उसको एक हिस्टोरिकल ट्रेंड में देखें तो द डिटीरियरेशन इज देयर, द डिटीरियरेशन इज देयर इन टर्म्स के सवाल कितने उठाए जा रहे हैं, डिटीरियरेशन इज देयर इन टर्म्स ऑफ कितने आपको सख्त इक़दामात करने पड़ रहे हैं जमात के ख़िलाफ़। मार्शल लॉ नहीं है इस वक्त, और ये भी कि कितना, जिसको हम कह रहे हैं कि ये पैनिक हमें पहले क्यों नहीं नज़र आता था, मुशर्रफ साहब का मार्शल लॉ था, और उन्होंने जो हुकूमत बनाई वो सिंपल मेजॉरिटी नहीं ले सकी, इतना कॉन्फिडेंस था। उसके बाद उन्होंने पेट्रियट्स तोड़ी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तोड़ी, पेट्रियट्स बनाए और फिर हुकूमत बनाई। इस वक्त नहीं है। हुसैन हक्कानी साहब ने जैसे अगले दिन कॉलम लिखा न्यूज़ अखबार में, तो उन्होंने करिश्मा का जिक्र किया। उन्होंने कहा जब बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन होती है तो इदारों का जो करिश्मा है उस पर फ़र्क पड़ता है, फिर आपको सोचना पड़ता है कि सियासत क्यों इतनी पीछे चली गई है। सो आई थिंक द व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, बट इट्स देयर, और वो नज़र आ रहा है। लेट्स टेक अ ब्रेक। इस ब्रेक के बाद इस पर हम मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे बात कर रहे हैं। इलेक्शंस में अब चंद हफ्ते रह गए हैं। प्रोग्राम में हमारे साथ रऊफ क्लासरा साहब, आरफा नूर साहबा और मोहम्मद मालिक साहब मौजूद हैं।
मालिक साहब, एक बात गौहर अली खान साहब ने की थी कि अगर हमसे निशान ले लिया जाता है तो हमारे पास प्लान बी और प्लान सी है। एक प्लान तो ऑब्वियस होगा कि वो चैलेंज करेंगे कोर्ट में, इसके अलावा और क्या प्लान हो सकता है? क्योंकि ये भी मैंने बात सुनी है कि कोई और जमात जो ज्यादा एक्टिव ना हो इलेक्शन में, उसके साथ इलाहा करके तहरीक इंसाफ उनके नाम और निशान पे इलेक्शन लड़ सकती है। क्या ये सियासी तारीख में कभी हुआ है और क्या मुमकिन है ये होना? मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसा करेंगे, और जो खान साहब का अपना तबीयत है, आई डोंट थिंक ही वुड लाइक टू डू दैट, और वो उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। आई थिंक उनका प्लान देखिए, वो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, टिकटॉक की दुनिया उनकी है, सोशल मीडिया उनके कोई वो देंगे अपने लोगों को, और पोलिंग डे से ज़्यादा मसला उनके दूसरे बड़े मसाइल हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पैनिक की जो मैं बात कर रहा था, देखिए फॉर एग्जाम्पल सर मुफ्ती साहब का था कि वो पीएमएलएन में जाएंगे, आखिरी मौके पे नहीं गए, वो पीपल्स पार्टी में चले गए। कल को अगर इलेक्शन के बाद लेट्स से वो सबसे लार्जेस्ट पार्टी बन के निकलते हैं, लेकिन उनका और पीपल्स पार्टी का एक ब्रिजेबल गैप होता है, तो जरदारी साहब अपने अलायंसेस जोड़ के उनको साइडलाइन कर दें। अब इमेजिन करें कि आप नवाज शरीफ साहब है, आपने इलेक्शन जीता है, तो आपने कहा इलेक्शन तो फेयर हुआ, लेकिन बाद में जो गेम्स हों उसमें क्या होगा? सो ये पैरेलल 2-3 चीजें चल रही हैं। नथिंग इज, आप ओवर सिंप्लीफाई करके ना इन चीजों को देखें कि 1+1 इज नॉट 2, 1+1 कैन बी 11 ऑल्सो, और वही हम देख रहे हैं। यहाँ पे 3 ट्रैक चल रहे हैं, एक जुडिशरी का और एग्जीक्यूटिव का। मैंने से एग्जीक्यूटिव आई मीन एस्टैब्लिश्ड एवरीथिंग, इनका क्लियर, आपको हम पहले भी कहते थे कि फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट का कॉन्फ्लिक्ट होगा, वो हमें ब्रू होता नजर आ रहा है। हमें फिर उनका रिस्पॉन्स भी आ गया इलेक्शन कमीशन के थ्रू, ये चीजें आगे भी बढ़े। सब कुछ ठीक है वहां पे भी, क्योंकि खबरें ये आ रही कि कुछ हलकों में एक तो कॉन्फ्लिक्ट है, मरीम नवाज के कुछ और कैंडिडेट्स हैं, शहबाज शरीफ साहब की कोई और विश लिस्ट है बाज़ हलकों में, और दूसरा इंटरेस्टिंगली शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहब दोनों ने प्रोविंशियल सीट्स के लिए अप्लाई किया है, जबकि सफदर साहब कह चुके, कैप्टन सफदर साहब, कि चीफ मिनिस्टर पंजाब की मरीम नवाज ही होंगी, तो फिर शहबाज शरीफ साहब सूबाई असेंबली के इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? मेरा ख्याल है कि वहाँ पे गुड का बैड का वाली जो पॉलिटिक्स में हमेशा चलती रही है, तो उनकी फैमिली में ज़्यादा है। अच्छा, मरियम साहिबा के और इनके शहबाज शरीफ साहब के डिफरेंसेस जो हैं कोई इतने वो भी नहीं है, छुपे हुए भी नहीं है। उनकी अपनी पॉलिसीज़ स्ट्रेटजीज़ हमेशा से उन्होंने बड़ी क्लियर करके रखा है। शहबाज शरीफ साहब को एस्टेब्लिशमेंट का प्रो समझा जाता है, मरियम साहिबा जो है हाकिश हैं, एक सख्त उनका स्टांस है। अच्छा, मरियम साहिबा का एक और भी है, जिस वजह से ज़्यादा आपने देखा प्रोएक्टिव नज़र आती हैं, ये पार्लियामानी बोर्ड की मीटिंग से जो खबरें बाहर आ रही हैं, तो उससे वो लगता है कि वो बड़ी अपने आप को कमांडिंग पोजीशन में ला रही हैं, क्योंकि उनके वालिद साहब साथ बैठे हुए हैं। और दूसरा जो एज है उनको, मेरा ख्याल मरियम जिसका वो फ़ायदा उठा रही हैं या जिसको यूज़ कर रही हैं वेरी वाइजली, कि 3-4 साल जो थे पीछे यहाँ पे वो नहीं थे, नवाज शरीफ साहब भी नहीं थे, लंदन में थे। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब थे, हमजा साहब थे, ये जेल में थे 16 महीने 18 महीने। पीछे पीटीएम की जो उसमें अलायंस बना था, तो उस अलायंस की जो एक्टिव पार्टनर थी, वो जलसे जुलूसों में जाना, तकरीरें करना, इलेक्शन कैंपेन जो हुए थे, आपको याद होगा जुलाई 2021 में मेरा ख्याल है हुए थे, उनको लीड करना और उनको इलेक्शन रैलीज करना। अभी वैसे क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन ये थी ना कि 21 तारीख को मियां साहब आएंगे अक्टूबर में और फिर एक मोमेंटम गेन करेंगे, लेकिन उसके बाद एक वैक्यूम है। पार्लियामानी बोर्ड की मीटिंग जरूर हो रही है, लेकिन कोई जलसे जुलूस वो अभी नहीं हो रहा है। निश्चित उसमें 2 चीज़ें बड़ी अंडरस्टैंडेबल है। एक तो ये है कि वही वाली बात जो वो बार बार कहते हैं कि साड़ी गल हो गई है। जब आपकी गल हो गई तो इतना एक्टिविज्म दिखाने की क्या कोई अब ज़रूरत है? नंबर 1, आपको पता है जी कि हम ही आ रहे हैं और जिन लोगों ने करना है उनका भी मसला है, दुश्मन हमारा एक ही है, तो उनको करने दें। नंबर 1। दूसरा, ये हमेशा से होते, कभी भी पहले नहीं आया, मुझे नहीं याद इलेक्शन में, जब तक इलेक्शन शेड्यूल नहीं आता, आपके कैंडिडेट फाइनल नहीं होते, वो मार्केट में जाते हैं ना, बाजारों में जाएंगे, गलियों में, अपनी कंस्टिट्यूंसी में जाएंगे, अब आया है आपका उस वक्त बैनर लगने शुरू हो जाते हैं, कारना रैली शुरू हो जाते हैं, इश्तिहारात, आपके टीवी पे कैंपेन, जलसे जुलूस। ये हमेशा इलेक्शन शेड्यूल के आपके उम्मीदवारों की लिस्टें फाइनल होने के ये बाद ही फिर ये सारा प्रोसेस होता है। लिहाजा हम अभी से ये कहना शुरू कर दें कि जनाब के इलेक्शन में नजर नहीं आ रहा, उन्होंने अपनी एनर्जी थोड़ी सी बचा के रखी है, मेरा ये ख्याल है। अपनी तोपें गन्ने जो है ना, उन्होंने कहा बरूद जो है ना राइट टाइम पे पीक हम राइट टाइम कर। उससे पहले आप देखेंगे उससे बिलावल भुट्टो साहब ने अपना बरूद कुछ यूज कर लिया, अपना एमुनेशन था जो उनका था। अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी में नजर नहीं आ रही एक्टिवली आपको। सो ये तमाम इन्होंने अपना बरूद, एमुनेशन, तोपें गन्ने, F-16 जो है ना, मिसाइल शिजाइल जो भी ड्रोन श्रोन है, ये उसके बाद शुरू होंगे और आपका ऐसा लकी रानी सर्कस शुरू होगा, ऐसी एंटरटेनमेंट शुरू होगी। जरा सब्र तो करें, जरा थोड़ा सा टाइम दें, मतलब उसमें मजा आने वाला है। जनवरी शुरू होने दें, नाम फाइनल लिस्टिंग हो जाए, आपके कैंडिडेट फाइनल हो जाए, और न्यू ईयर के बाद बिल्कुल, फिर उसके बाद वो फायर वर्क होगा जनाब, आपके गिले शिकवे दूर कर देंगे। ये रहा है अरफा के, आपको क्या लगता है कि डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है कि ठीक है हम जिन्होंने करना है कर रहे हैं हमारे लिए,
या कोई और वजह है जिसकी वजह से वो इतने इस वक्त खामोश बैठे हुए हैं और दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम? देखिए, हो सकता है कि जैसे क्लासरा साहब कह रहे हैं कि जब इलेक्शन स्केड्यूल आए तो वो होगी, हुलचुल तो होगी, मगर पॉलिटिक्स इज अबाउट परसेप्शन एंड द परसेप्शन एट द मोमेंट इज कि PMLN जो है ना, वो जो अंग्रेजी का फ्रेज है ना, डियर इन द हेड, कॉट इन द हेडलाइट्स, मतलब कि कोई एक्टिविटी नहीं नजर आ रही। देखिए, टिकट जो एक PMLN जैसी पॉलिटिकल पार्टी है ना, जो एक पॉलिटिकल मशीन है मोर देन अ पार्टी, उसके लिए टिकट अवार्ड करने का जो प्रोसेस है वो हमेशा बहुत अहम होता है, मगर वो हम कभी इतना पब्लिक नहीं हुआ। किस वक्त उन्होंने ये इलेक्शन, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड्स की मीटिंग्स की, कैसे की, कितने दिन लगे, कौन सा डिस्ट्रिक्ट आया नहीं आया, ये पहले भी होता था, टिकट्स पहले भी चलते थे, मगर इट नेवर वाज द मेन एक्टिविटी ऑफ द पार्टी। मेन एक्टिविटी जल्द से जुलूसों में नजर आती थी, लेकिन अब वो तकरीर जो है वो इस पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने हो मतलब रही कि है। हमारे लिए इस वक्त यही एक्टिविटी है ना जी। क्या हो रहा है जी? नवाज शरीफ साहब आज मीटिंग कर रहे हैं। अच्छा, मीटिंग में उन्होंने एक तकरीर कर दी, भाई ये जलसों में तकरीरें करने वाली है। स्लॉट्स आपके ख्याल में डिसाइडेड है कि देखिए, स्लॉट्स का मतलब ये होता है कि शरीफ फैमिली, कौन सा शरीफ फैमिली का मेंबर कहां बैठेगा, वजीर आजम कौन होगा, चीफ मिनिस्टर नहीं, कौन वो होगा? तो बिल्कुल क्लियर नहीं है। नहीं है? अरे भाई, मुझे आप ये बताएं कि एक तरफ हम उस वक्त से ये बहस कर रहे हैं कि इनको साड़ी गल हो गई है, इलेक्शन किसी ने जितवाना है, इलेक्शन जो है उसके अंदर जो बाकी हैं उसको बांध के साइड पे कर दिया, अकेले ही, मतलब कि खुद ही वो पिस्टल की वो शॉट चलाएंगे और खुद ही दौड़ेंगे। तो उसके बाद आपका ख्याल है कि उन्होंने सारे फैसले खुद करने हैं? देखिए, प्राइम मिनिस्टर नून लीग कहती है कि नवाज शरीफ वहां कैंडिडेट हैं, लेकिन क्या इस पीएमशिप के लिए शहबाज शरीफ साहब सरप्राइज दे सकते हैं नवाज शरीफ साहब को? सर, जिन्होंने वो बंदे नप्पे ते बने ते साइड ते कीते ने, उन्हों का भी कुछ होगा ना बीच में। अभी हम IPP के साथ क्यों मीटिंग हो रही है? मुझे बताएं कि अगर PMLN कॉन्फिडेंट होती और साड़ी गल नहीं हुई होती और उनको सिर्फ लोगों के या वैसे होता, तो यू थिंक कि PMLN बैठ के इस वक्त IPP के साथ मीटिंग्स कर रही होती, जिसमें फिरदौस आशिक अवान साहिबा TV पे आके कहती हैं हमने इतनी सीटें मांगनी है और हमने ये कर लिया है, और जब आप PMLN के लोगों से बात करें तो वो कहते हैं जी वो हमें मालूम नहीं है, हम देखेंगे। भाई, बात क्यों कर रहे हैं? When was the last time PMLN sat in such a meeting before the election? और किसी और छोटी पार्टी जो है वो उनको लिस्टें दे रही है कि हमें इतनी सीटें चाहिए। वो तो पूरे मुल्क में इत्तेहाद कर रहे हैं ना, BAP से किया, बलूचिस्तान में MQM से किया, GDA से इंटीरियर सिंध में किया। क्यों कर रहे हैं? पंजाब में कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? प्रॉब्ली वो चांस पहले कभी किया है? प्री इलेक्शन अलायंस 2013 की मिसाल देते उसमें तो नहीं किया एटलीस्ट जी। लेकिन और जो CM पंजाब की कुर्सी के भी फैसला नहीं हुआ आपके ख्याल में? दोनों उम्मीदवार हो सकते हैं, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, अगर नून लीग जीतती है। सर देखिए, एक तो PMLN में खानदान ने बैठ के कोई फैसला कर लिया और जो बाहर नहीं उन्होंने बताया तो और बात है, मगर बाहर से बैठ के तो अभी नहीं लग रहा कि कोई क्लैरिटी है इस चीज़ पे। और मुझे बताएं कि IPP के भी तो एक साहब हैं जो हर जगह जाके कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब का तो मैं बनूंगा। वो तो अभी तो एक सीट पे ही मामला पड़ा हुआ है कि जी, मगर वो लोगों को कह रहे हैं ना कि मैं भी चीफ मिनिस्टर पंजाब का, तो उनको भी किसी ने कहा होगा। और इसके बाद मोहम्मद मालिक साहब से भी इस पे पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। एक ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। मालिक साहब, ब्रेक में जाने से पहले आरफा नूर साहबा ये सवाल कर रही थी कि नून लीग को पूरे मुल्क में मुख्तलिफ जमातों से प्री इलेक्शन इत्तेहाद की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसका जरा आपकी नजर में क्या जवाब है वो भी दीजिएगा। दूसरा, पीपल्स पार्टी जो शिकवा कर रही थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, फिर ऑल ऑफ अ सडन जैसे आपने भी कहा सरफराज बुगटी साहब पीपल्स पार्टी में चले गए, तो क्या कुछ समथिंग कुकिंग, क्या हालात बेहतर हो रहे हैं उनके? समथिंग इज डेफिनेटली, लगता है दो चूल्हों पे दो हंडियां रखी हुई हैं और एक के नीचे आग तेज है, एक पे आहिस्ता आहिस्ता सिमर कर रही है कि खुदा न खास्ता कोई हांडी गिर जाए, गड़बड़ हो जाए तो एक बैकअप होना चाहिए। कुछ इस किस्म की चीज़ बनती नज़र आ रही है। देखिए, मैं तो ये सवाल पहले भी उठाता रहा हूँ कि अगर आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे पार्टीज निगोशिएट करती हैं इलेक्शन जीतने के बाद, जब वो कहती हैं हाँ भाई अब तो हम जीते हुए हैं, चलें आपको हम ले आते हैं मैग्नानिमिटी और नेशनल कोहेजन, उस पर जब आप इलेक्शन से पहले अपने ब्लॉक्स बनाते हैं और ख़ास तौर पर उन पार्टीज़ के साथ जिनकी तारीख एक सनद है, जिनकी एग्जिस्टेंस, उनका क्रिएशन, उनकी एवोल्यूशन, कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। अगर कि आप मुझे कहेंगे जी बाप पार्टी या MQM या GDA ये कोई आज़ाद पार्टीज़ हैं और अपने मंशा से चलती हैं, तो फिर हम हंसेंगे एक दूसरे पे। तो ये बनती हैं और फिर गवर्नमेंट्स बनती हैं, फिर गवर्नमेंट्स टूटती हैं। उन पार्टी के साथ जाके जब आप शुरू करते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक प्ले बुक के साथ आप चल रहे हैं।
और बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि अगर भी अंडर पीपल्स पार्टी को भी अब कुछ अगर फील्ड मिल रही है तो इसका मतलब वी आर मूविंग टुवर्ड्स हंग पार्लियामेंट। आपका यही तज्जिया है? हाँ, पार्लियामेंट नहीं, आप ये कह सकते हैं कि एक पीडीएम टाइप कोalition, एक जनरल पार्लियामेंट है। क्योंकि देखिए एक चीज तो बड़ी क्लियर है ना, आप मियाँ साहब के बयानिए में देखें, मियाँ साहब ने भी एक बयानिया साथ भगाया हुआ है और वो बार बार साथ ये भी कहते हैं कि भी आप मेरी बातों को गिरा लगा लें, ये हिसाब किताब होना चाहिए, जिम्मेदारान को पता होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। उस बयानिए में तेजी क्यों आ रही है? एक बयानिया जब उन्होंने लंदन से शुरू किया, फिर एकदम सब चीजें सबने अल्लाह पे छोड़ दी, मियाँ साहब ने भी, डार साहब ने भी, शहबाज साहब ने भी। अब वो दोबारा आ रही है अकाउंटेबिलिटी के ऊपर बात, बिकॉज ये जो लेबल लगा हुआ है किंग्स पार्टी का, जैसे पहले ही बात हो रही थी, इट्स वेरी डैमेजिंग। बट एट द सेम टाइम उससे नहीं हो रहा, ये खतरा एक महसूस हो रहा है कि कहीं हमारे साथ हाथ तो नहीं हो सकता, हो तो नहीं रहा, क्या गेम उतनी ही क्लियर है जितनी हमें एक अंडरस्टैंडिंग थी। सो यू नो देयर इज नथिंग फॉर सर्टेन 100%, लेकिन क्लासा साहब कुछ में है। क्लासा साहब, इमरान खान जेल में है, शायद इलेक्शन में हिस्सा भी ना ले, बल्ले का निशान भी नहीं है, फिर भी पीएमएलएन पूरे मुल्क में इत्तेहाद क्यों कर रही है? ये मतलब अपनी मर्जी से कर रहे हैं, अपनी मंशा से कर रहे हैं या जबरी? नहीं, वो कहते हैं देयर आर नो फ्री लंचेस। दुनिया में ये कंसेप्ट ही नहीं होता। सियासतदान तो वैसे बेरहम होते हैं, सियासत खुद होती है। ये एक दूसरे को मतलब चाकू छुरियाँ ला के एक दूसरे की जेबें काट लें और लोगों को पता ही ना चलने दें। सो इतने रहम दिल कोई नहीं होते कि वो बैठ के एक दूसरे को फेवर कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो मियाँ साहब का प्लान क्या है? वो तो कहते हैं मुझे सिंपल मेजॉरिटी बड़ी तादाद में चाहिए ताकि मैं मुल्क को रिफॉर्म की तरफ मेरा ये ख्याल है कि जितनी बड़ी बिग उनको पॉलिटिकल थ्रेट इमरान खान साहब की लग रही है पार्टी की, पीटीआई की, उनके पास एक ही ऑप्शन रह गया था कि इलेक्टेबल जो हैं जिनको अपने पास पार्टी वो नहीं लेना चाह रहे थे या वो उनके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते थे, तो उनके लिए आईपीपी आपने बनाई है और उसमें इलेक्टेबल काफ़ी हैं आईपीपी में, जो आपको अपने गांव की हद तक वो लोग बिरादरी और दीगर इश्यूज होते हैं जो देहात में इंपैक्ट करते हैं और ये इनको सूट करता है। इनको सूट करता है कि ये शहरों में मुकाबला कर सकते हैं। सपोज अगर कोई वोट बैंक इनका है जो वो क्लेम करते हैं कि हमारा खासा वोट बैंक है, तो बाकी इनको सपोर्ट चाहिए होगी वहाँ से, उससे सराकी इलाकों से चाहिए। अगर वहाँ से 10-15 सीटें वो निकाल के इतनी सीटें देंगी जितने इस वक्त आईपीपी मुतालबा कर रही है, 30-40 एमएनए की और 40-50। एक चीज़ बड़ी क्लियर है, अभी जो मालिक भाई ने बात की बड़ी अहम है कि ये मियाँ साहब जो हैं इसके बावजूद थ्रेट भी कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट को तड़ियाँ लगा रहे हैं, वो पिछले वो जर्नलों का ऐसा क्यों? इनके पीछे वो चौधरी है ना, चौधरी बड़े तगड़े हैं। अगर गांव के बंदे को पता चल जाए ना चौधरी मेरे पीछे बैठा हो, तो वो फिर वो तहस नहस कर देता है। अब जिन लोगों की उस पर आए हुए हैं, ये मियाँ साहब ने कोई कच्चे पे पाँव नहीं रखा, 4 साल बैठे रहे, नहीं है वो, और जो चीज़ें वो तय करके आए थे वैसे ही हो रही थी। एयरपोर्ट पे उनका वहाँ पे आपके सामने बायोमेट्रिक्स हुए, आपने नैब को देखा जिन्होंने सजाएं दिलवाई थी वो गए हैं, उन्होंने केसेस वापस कराएं। उनको पता है कि दुनिया के 2-4 आपको ममालिक ने कह दिया है कि जनाब अगर नवाज शरीफ साहब को वापस नहीं लाते तो हम पाकिस्तान के साथ बिजनेस नहीं करेंगे। सो उनको पता है, उनको नवाज शरीफ साहब के कौन से ताकतवर चौधरी हैं तो जिन्होंने बाजू मरोड़ा हुआ, ये मेरी मोहब्बत में मुझे नहीं लाए गए, ये कुछ और लोग हैं, कुछ और फैक्टर्स हैं जिसमें एक कॉमन फैक्टर हो सकता है इमरान खान भी हो कि उससे वो भी डरी हुई एस्टेब्लिशमेंट, और दुनिया के कुछ और मुल्क भी नहीं चाहते कि खान साहब वापस हैं और पाकिस्तान के तल्लुकात उनके साथ खराब हैं। सो इसलिए वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि जिन्होंने कराना है ना मैनेज, वो APP के जरिए करें, लेकिन वो अपना मेरा ख्याल वोट तकसीम नहीं करना चाह रहे थे, इलेक्टेबल वर्सेस PML नवाज। सही। सो उन्होंने बेहतर समझा है कि एक अपना वोट बैंक जो है इसको इकट्ठा रखा, जैसे IGI बनाई गई थी आपको याद होगा 1988 में और 1990 में बेनजीर भुट्टो साहब के खिलाफ, सेम उसी तरह का इत्तेहाद वो बनाना चाहते हैं इनके साथ, इनके खिलाफ इमरान खान साहब के। और क्योंकि पीपल्स पार्टी का वोट बैंक नहीं है वहाँ पे, पीपल्स पार्टी का उन्होंने कहा, फैसल कुंडी साहब ने बड़ी अहम बात की है, इमरान खान साहब हमारे साथ कर लें, इत्तेहाद करें, हमसे बात करें। रीजन कि ये उनका वोट बैंक इस्तेमाल करना चाहते पीपल्स पार्टी। अब इनको 30 सीटें चाहिए पंजाब से पीपल्स पार्टी को, 30 सीटें मिलती हैं, वज़ीर आज़म को उम्मीदवार बन सकते हैं। इनको 30 सीटें, क्योंकि 40 वहाँ 45 वहाँ से ले 70-80 ले के स्पेशल सीटें मिला के 125-30, लास्ट टाइम भी इनकी हुकूमत 2008 में ये बनी थी। सो उनको लालच है कि हम इमरान खान साहब जेल में, उनकी पार्टी इधर तितर बितर हो गई, हमको जरा डाका मार के वोट बैंक अपने साथ मिला लें और हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट हो जाए उनकी। अभी तक तो ये कहते हैं ना कि जमहूरियत सबसे बेहतर निज़ाम है, मुल्क प्रोग्रेस करना है, कंटिन्यूटी होनी है, उसके लिए स्मूथ ट्रांजिशन जरूरी है। और ये ट्रांजिशन की हम बात इसलिए करते हैं कि उसके बाद एक स्टेबिलिटी आए। क्या आपको इन इलेक्शंस के बाद स्टेबिलिटी नजर आ रही है? क्योंकि एट द मोमेंट पॉलिटिकल क्राइसिस है, सोशल क्राइसिस है, आपका जस्टिस क्राइसिस है, लॉ एंड ऑर्डर का क्राइसिस है, तो आपको नजर आ रहा है कि ये चीजें स्मूथली सॉर्ट आउट, एटलीस्ट हम डायरेक्शन हमें मिल जाएगी इलेक्शन के बाद, या आपको वही नजर आ रहा है जो 2018 के बाद हुआ था? सर जैसे वो शाहरुख खान की फिल्म थी ना, पिक्चर अभी बाकी है। मसला तो ये है कि ये भी नहीं पता चल रहा कि जब इलेक्शन होगा तो इंटरवल भी हुआ होगा कि नहीं। हालत हमारी ऐसी है, जैसे आपने कहा ना, सिक्योरिटी सिचुएशन हमारी इस वक्त 2 सूबों में बहुत ख़राब है।
Nobody seems to have a strategy for it. इकोनॉमिक्स के हवाले से हम जो नई हुकूमत आएगी अगर आती है तो उसको जो एक्सटेंडेड फ़ंड फैसिलिटी है वो नेगोशिएट करनी पड़ेगी और वो एक बहुत मुश्किल प्रोग्राम होगा। बहुत सारे जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं उनका ख्याल है कि कोई भी हुकूमत आ जाए, कुछ भी हो जाए, वो पाकिस्तानी जो भी हुकूमत होगी वो मुकम्मल नहीं कर पाएगी। वो इतना मुश्किल होगा इन टर्म्स ऑफ रिफॉर्म। और जो ये पॉलिटिकल क्राइसिस है, जैसे हम उस वक्त से बात करें कि ये तो इलेक्शंस के बाद शुरू होगा ना, क्योंकि आप इलेक्शन तो जीत लेंगे बट देन व्हाट नेक्स्ट। इमरान खान साहब को भी तो 2018 में इलेक्शन जितवाया था, उसके बाद क्या हुआ? और तारीख है ये यही रही है भुट्टो साहब के केस के अलावा कि सियासी लीडर ज्यादा जेल में नहीं रहते, दे डू कम आउट। जरदारी साहब भी आए, उन्होंने भी लड़ा, नवाज शरीफ भी आए, तो प्रॉब्लम इमरान खान के हवाले से भी ये किसी न किसी दिन दोबारा की सियासत 2018 के बाद देख लेना कि 2019 हुआ नहीं था तो मौलाना साहब आगे धरना लेके, पेंडेमिक खत्म हुआ नहीं कि पीडीएम ने जलसे शुरू कर दिए। ठीक है, सो ये तो कहानी उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम्स बहुत बहुत शुक्रिया आरफा, आपका भी, क्लासा साहब आपका भी, मालिक साहब आपका भी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इस शो से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।